एक ही चीज है। ओके, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत सारी जगहों पे CCA या CCN कहते हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग कहते हैं, और पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली या और बहुत सारी कंट्रीज में इंटेंसिव केयर या ICU केयर यूज होता है। सिंस मैं ICU केयर यूज करती हूँ तो यू विल हियर मी यूजिंग दिस टर्म, ओके, बट देयर इज नो डिफरेंस एज सच। ओके, अब हम बात करते हैं कि ICU के जो पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस है वो कितनी टाइप का होता है। वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम 2 टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं हम ओपन ICU और एक को कहते हैं हम क्लोज ICU। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है ओपन ICU का क्या मतलब है? हेलो स्टूडेंट्स, ओके, ओपन ICU हम उस ICU को कहते हैं कि जहाँ अटेंडिंग फिजिशियन जो है वो डायरेक्ट केयर दे रहा हो। इसका मतलब ये है कि अगर एक डॉक्टर है, उसका पेशेंट मेडिकल वार्ड में दाखिल हुआ है और वो पेशेंट की सीरियस कंडीशन हो गई है, उसको ICU में लेके जाना है, तो जब वो पेशेंट ICU में चला जाएगा तो वही डॉक्टर उसकी केयर कंटिन्यू करेगा, डॉक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सर्जरी का पेशेंट है, पीड्स का पेशेंट है, गायनी का पेशेंट है, तो जब वो ICU में जाएगा तो वही उसी डॉक्टर की केयर या सर्विसेज के अंडर रहेगा। क्लोज ICU का ये मतलब ये होता है कि अगर कोई पेशेंट कहीं भी दाखिल है, किसी भी स्पेशलिटी में दाखिल है और वो क्रिटिकल हो गया है, वो ICU में आ गया है, तो अब ICU में एक इंटेंसिविस्ट होगा जो एक स्पेशलाइज्ड फिजिशियन होता है ICU केयर के लिए, और वो उस पेशेंट को देखेगा। उसका प्राइमरी फिजिशियन उसको उसके ऑर्डर्स नहीं लिखेगा, उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं करेगा। ऐसे ICU को हम कहते हैं क्लोज ICU। ओपन ICU जिसमें जब पेशेंट ICU में होता है तो उसके मुख्तलिफ डॉक्टर्स होते हैं, अपना डॉक्टर मरीज देख रहा होता है। लेकिन जब क्लोज ICU की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब दूसरे फिजिशियन उधर नहीं आ सकते। जो ICU का फिजिशियन है वही सारे मरीजों को देखेगा, और जब पेशेंट ठीक हो जाएंगे तो वो वापस अपने प्राइमरी फिजिशियन की केयर में जा सकते। क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करेंगे साइकोसोशल implication of patient when they are admitted in ICU. What happens to their mental health, their social health, and what happens to their family when they are admitted in the ICU. देखो, ICU में एडमिशन जो है वो कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिशन बहुत बड़ी बात होती है, ना कि पेशेंट ICU में चला जाए। जब किसी को पता चलता है सो एंड सो पेशेंट ICU में है तो सबसे पहले हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है उसकी हेल्थ के बारे में और उसके आउटकम के बारे में क्या होगा, राइट। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आता है फाइनेंस, कैसे अफोर्ड करेंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, कितने दिन रहेगा। तो ये जो है वो फैमिली के लिए और पर्सन खुद के लिए, जो पेशेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा मेंटली डिस्ट्रेसिंग होता है। Admission to ICU has far-reaching psychological effects जो हम सोच नहीं सकते, इससे भी ज्यादा उनकी साइकी अफेक्ट होती है। जैसे कि एक पेशेंट या एक पर्सन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिस्ट्रेस सिंड्रोम से गुजरता है होता है। आपने सुना होगा पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिस्ट्रेस डिसऑर्डर, ये टर्म सुनी हुई है। वो बच्चे जिनके सामने उनके पेरेंट्स को मर्डर कर दिया जाता है, वो खवातीन जिनको रेप किया जाता है, तो इस तरह के जो सीरियस किस्म के ट्रॉमा हैं, उनके बाद अगर पेशेंट फिजिकली ठीक हो भी जाए तो उसकी सोशल मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अनलेस एंड अनटिल कि उसको थेरेप्यूटिकली हैंडल किया जाए। पेशेंट उस डिस्ट्रेस से, उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलता है। फिर ICU में जब कोई भी दाखिल होता है तो पेशेंट और फैमिली में एक एंजाइटी पाई जाती है। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी इज फियर ऑफ अननोन, क्या होगा, क्या हो जाएगा, कैसे होगा, ठीक है। तो जब आपको पता नहीं है और आप
आपको एक फियर है कि क्या होगा, अनसर्टिनिटी है, तो दैट इज एंग्जाइटी। और उसके बाद जो है एक और बहुत कॉमन चीज जो आईसीयू के मरीजों में या उनकी फैमिलीज में होती है वो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन इज जब हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता है, ये फीलिंग्स है। ठीक है, तो जब आईसीयू में पेशेंट दाखिल होते हैं तो वो इस सारे स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं और इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नॉट ओनली कॉस्ट इंडिविजुअल बट ऑल्सो हैव इम्प्लीकेशन ऑन सोसाइटी। देखो, जब एक पेशेंट आईसीयू में दाखिल होता है तो सिर्फ वो सफर नहीं करता है, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है, उसका सारा फाइनेंस डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर वो आईसीयू से रिकवर भी हो जाता है तो उसको फुली तौर पे अपने आप को वापस उसी तरह से प्रोडक्टिव लाइफ में लाना तकरीबन नामुमकिन होता है। वो कभी भी पहली जैसी हालत में नहीं आ पाता है। बहुत जल्दी अगर आ भी जाता है तो उसको साल लग जाते हैं, सालों साल। तो क्या होता है कि उतना अर्सा वो प्रोडक्टिव नहीं रहता है। वो जो काम कर रहा था, जो जॉब कर रहा था, वो उसका नहीं है, बल्कि इनफैक्ट उसके ऊपर बर्डन आ जाता है, फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। ये थोड़ी होता है कि आप आईसीयू से डिस्चार्ज में तो अब आप बिल्कुल ठीक हो गए। आपको बहुत दफा दोबारा डॉक्टर के पास आना पड़ता है फॉलो अप के लिए। आपकी मेडिकेशन कंटिन्यू रहती हैं, आपकी फिजियो कंटिन्यू रहती है, और तरह की थेरेपीज हैं जो कंटिन्यू रहती हैं। आपको डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपीटेडली करवाने होते हैं और अनलेस एंड अनटिल कि आप फुली रिकवर हो जाए। तो डिमिनिश्ड एरियाज ऑफ हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ, आपकी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती है। आप सो नहीं पाते, आप प्रॉपर खा पी नहीं सकते, आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं, तो आपकी एबिलिटी टू वर्क डिक्रीज हो जाती है। फिर आफ्टर आईसीयू स्टे पेशेंट यूजुअली एक्सपीरियंस एमनीजिया, हेल्यूसिनेशन और फ्लैशबैक, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड नाइटमेयर्स। अगर ठीक होकर घर भी चले जाते हैं तो वो तो उन्होंने ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। आईसीयू में डिफरेंट ट्यूब्स लगी होती हैं, अलार्म बज रहे होते हैं, डॉक्टर्स आ रहे होते हैं, आज ये बता रहे हैं, कल वो बता रहे हैं, कभी ठीक हो रहा है मरीज, कभी एकदम से डाउन हो रहा है। तो ये सारे जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई सर्जरीज हो रही हैं, कट लग रही हैं, पेन हो रहा है, ये उसको बाद में बहुत अच्छे तक फ्लैशबैक होती हैं। फ्लैशबैक यानी उसको वो बार बार याद आती है वो टाइम जो उसने आईसीयू में गुजारा होता है। ये बहुत बहुत ज्यादा मरीज के लिए एंजाइटी कॉज करता है, मरीज डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये उनके लिए एक भयानक ख्वाब होता है। तो प्लीज जब भी पेशेंट आईसीयू में हो आप इन सारी चीजों को जरूर याद रखें कि ये नहीं है कि हमने ड्रिप लगानी है और मरीज को करवट दिलवानी है और ड्यूटी खत्म करके घर चले जाना है। आपने उसको एज अ ह्यूमन लेना है कि जब वो आईसीयू से बाहर जाएगा तो भी वो फुली रिकवर नहीं हो पाता है बहुत अच्छे तक। अगली चीज जो हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस या हॉस्पिटल्स जो हैं वो इसमें क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि पेशेंट्स को जो साइकोसोशल ट्रॉमा या उसके असरात हो रहे हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस हो रही हैं, उसमें एक हॉस्पिटल या एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मरीज को और उसकी फैमिली को हेल्प कर सकती है। हमारे यहाँ तो खैर ये चीज कम है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में स्पिरिचुअल केयर के स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। और स्पिरिचुअल केयर का प्रोग्राम का मतलब ये है कि जब एक मरीज क्रिटिकली इल होता है तो वो बहुत दफा ऐसा होता है कि वो अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है और वो उस वक्त की फैमिली चाह रही होती है कि इसके सराहने बाइबल पढ़ी जाए, इसके सराहने कुरान पाक की तिलावत की जाए, कोई हो जो इस पे दुआ पढ़े। तो कुछ लोग सदके के बकरे देना चाहते हैं कि मरीज का हाथ फिरवा दें और इस पे सदका हो जाए और हमारी बलाएं टल जाए। तो ये सारी कॉन्सेप्ट हैं वो स्पिरिचुअल केयर के अंडर आते हैं। और स्पिरिचुअल केयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि वो मरीजों को फैसिलिटेट करें। मिसाल के तौर पे कि मैं शिफा इंटरनेशनल की एग्जाम्पल, तो हमने हर यूनिट में अपने नर्सिंग काउंटर पे एक छोटा सा बोर्ड रखा हुआ है और उस पर लिखा है कि मजहबी अगर आपको वो चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करें। उस नंबर पे हमारे रिलीजियस लीडर बैठे होते हैं। अगर वो मरीज क्रिश्चियन है या हिंदू है या मुसलमान है,
तो उसको जो भी असिस्टेंस चाहिए, उसको कुरान पाक चाहिए, उसको जाए नमाज चाहिए, उसको कोई तस्बीह चाहिए, उसको अपने किसी चैपलिन को बुलाना है जो उसके सराहने खड़े होकर दुआ पढ़ सके, तो वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। लेकिन ऐसा बहुत कम हॉस्पिटल्स में है पाकिस्तान में। फिर है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर ये होती है कि जो डाइंग पेशेंट होते हैं, जिनका हमें सर्टेन होता है कि इन्होंने अब नहीं बचना, ये जिंदगी के या इनकी बीमारी आखिरी स्टेज पर है, तो उनके लिए स्पेशल वार्ड होते हैं जिनमें स्पेशल डॉक्टर और ट्रेन्ड नर्सेस होती हैं जो कि उनको, जिनका मकसद ये होता है कि उन मरीजों को की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकें। जितनी जिंदगी उनकी रह गई है उनको छोड़ ना दें, बल्कि उनके सिम्टम्स को एड्रेस करें। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को नौसिया होता है तो उसको ट्रीट करें, किसी को दर्द हो रहा है तो उसके दर्द को जो है वो पेन किलर्स को टाइम पर लगते रहें, किसी ने दुआ पढ़वानी है, तो इस तरह की जो भी पैलिएटिव केयर की चीजें हैं वो उनको सर्विसेज स्पेशल वार्ड होते हैं और उसमें वो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। फिर मेडिकेशन रूम का मतलब है कि ऐसे सेपरेट कमरे, ऐसी सेपरेट जगह जहां फैमिली बैठ के रो सके, दुआ कर सके और अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल कर सके। फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सोशल वर्कर्स होते हैं, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो अगर किसी को एम्बुलेंस अरेंज करनी है, अपने घर पे सर्विस दिलवानी है, या उसको चाहिए कि कोई आके उसको कुरान पाक रिसाइट कर दे, बाइबल उसके सराहने बैठ के पढ़े, तो वो सर्विसेज जो है वो सोशल वर्क के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। और सेल्फ केयर, जो मरीजों के अटेंडेंट उनके पास रातों को रुक रहे हैं, दिन को रुक रहे हैं, तो ये हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन अटेंडेंट की भी कभी ख्याल रखा जाए। कॉम्प्लिकेशंस इन क्रिटिकल केयर, क्रिटिकली इल पेशेंट्स क्या हो सकती हैं? क्या हो सकती है क्रिटिकली इल पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जब एक पेशेंट आईसीयू में दाखिल होता है। आईसीयू में वो पेशेंट दाखिल होते हैं जिनके यूजुअली मल्टीपल ऑर्गन फेल हो रहे होते हैं और उनको एट अ टाइम बहुत सारी चीजों को एड्रेस करना होता है, राइट? उनको कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं होती है और उनके वाइटल्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। वो अपनी सेल्फ केयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई होती हैं। जो सबसे बड़ा रिस्क होता है आईसीयू के पेशेंट्स में वो होता है स्किन का और म्यूकोजा के ब्रेक डाउन का, यानी माउथ में जो उसकी लेयर्स हैं उनका यूजुअली वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। स्किन क्यों ब्रेक डाउन हो जाती है? क्योंकि मरीज चल फिर नहीं सकता है, खुद से करवट नहीं ले सकता है, उसको ट्यूब्स लगी हुई हैं, उसकी सर्जरीज हुई है, उसको पेन हो रहा है, तो वो जब एक ही पोजीशन में लेटा रहता है तो फिर उसकी स्किन वहां से ब्रेक हो जाती है, जो प्रेशर एरियाज हैं हमारे। और म्यूकोसल मेम्ब्रेन दो वजह से ब्रेक हो जाती है। या तो उसको ये कि एंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई है, ट्यूब इन आउट हो रही है, सक्शन कर रहे हैं, बार बार कैथेटर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, उससे उसका ट्रॉमा हो सकता है। फिर वो पेशेंट खा पी नहीं रहा तो उसकी स्किन का अगर हाइड्रेशन लेवल नहीं पूरा हो रहा, उसकी माउथ केयर नहीं हो रही, तो उसकी स्किन ड्राई होकर क्रैक हो जाती है। फिर दूसरा रीजन जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, स्किन म्यूकोसल केयर को हम क्या करेंगे। स्लीप डेप्रीविएशन बहुत ज्यादा कॉमन है आईसीयू के मरीजों में। ये मरीज है फिजियोलॉजिकली इनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी उनका बीपी हाई हो रहा है, कभी नीचे चला जाता है, कभी उनकी पल्स रेट शूट कर रही है, कभी ड्रॉप हो रही है, तो उनको मिनट टू मिनट, आवर टू आवर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। डिवाइस रिलेटेड इंजरीज हो जाती हैं, बहुत सारी डिफरेंट किस्म की डिवाइसेज इनको लगी होती हैं। इन पेशेंट्स में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा होता है और न्यूट्रिशनल हाइड्रेशन भी कॉम्प्रोमाइज होती है। साइकोसोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ओके, जो स्किन म्यूकोसा की हमने बात की, उसमें जो पेशेंट्स बेड सोर है ये बहुत कॉमन है। 1/5 का मतलब है 100 में से 20, ठीक है। हर 5 में से 1 मरीज को अल्सर डेवलप हो जाते हैं और उसका रीजन ये होता है कि ये पेशेंट यूजुअली ओल्ड एज होते हैं, इमोबाइल होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, इनका न्यूट्रिशन, इनका हाइड्रेशन पूरा नहीं होता है, खा पी नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं,
तो इनको पूरा हम जो है ना कुछ फ्लूइड्स ड्रिप्स वगैरह के जरिए इनकी नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं। फिर इनको जगह जगह इन्वेसिव लाइंस डली हुई होती हैं, कैथेटर डाला है, एनजी ट्यूब डली है, कोई जेजुनोस्टमी डली हुई है, कोई ड्रेन डली हुई है। तो उन ट्यूब्स की वजह से भी इनकी स्किन हाई रिस्क फॉर ब्रेकडाउन होती है। इनका सर्कुलेशन क्योंकि चल फिर नहीं रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ओवरऑल सर्कुलेशन नहीं अच्छी हो रही, सर्कुलेशन नहीं है, तो स्किन को ब्रेकडाउन का रिस्क है। इन पेशेंट्स में ऑर्गन फेलियर्स हो रहे होते हैं, तो एडीमा डेवलप हो रहा होता है। इन पेशेंट्स को मोस्टली इनकॉन्टिनेंस होता है। समटाइम्स जो है वो ऐसी मेडिसिन मिल रही होती है जिनकी वजह से इनको डायरिया वगैरह हो जाता है, और समटाइम्स इनके डिजीज प्रोसेस की वजह से इनको इनकॉन्टिनेंस है। अब आपका फीसिस है या आपका यूरिन है, दोनों एसिडिक नेचर होते हैं। अगर वो पेशेंट ने यूरिन कर दिया या फीसिस पास कर दिया है और उसको टाइमली क्लीन नहीं किया है, तो वो एरिया, इनका प्रीमियल एरिया सारा जो है वो स्किन ब्रेकडाउन होके अल्सर्स बन जाते हैं, विच इज वेरी वेरी पेनफुल। फिर इनकी मेडिकल कंडीशंस जो हैं उनकी वजह से भी पेशेंट को स्किन ब्रेकडाउन का रिस्क होता है। प्रेशर सोर्स आर एसोसिएटेड विद स्किन ओवर बोनी प्रोमिनेंस। कौन कौन से बोनी प्रोमिनेंस है हमारे? सबसे पहले ये आपके कान की ईयर लूप। अगर पेशेंट को करवट पे लेटाते हैं तो कान जो है वो हड्डी के साथ दब कर वहां पर जख्म बन जाते हैं। दूसरा जो है आपके शोल्डर के ब्लेड हैं। जब पेशेंट सीधे लेते रहते हैं तो शोल्डर ब्लेड से स्किन जो है वो ब्रेकडाउन हो जाती है। आपके एल्बोज, आपका सैक्रम इज दी मोस्ट कॉमन एरिया जहां प्रेशर अल्सर डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी का ज्यादा वेट सैक्रम पर डल रहा होता है। और फिर आपके हील हैं, पैरों की जो हील हैं, इन पर प्रेशर अल्सर डेवलप हो जाता है। और इससे क्या होता है कि पेशेंट की बीमारी बढ़ जाती है। मॉर्बिडिटी का मतलब है कि जब डिजीज बढ़ जाए, बीमारी, ठीक है। मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ। और रिकवरी, डेथ भी हो सकती है पेशेंट्स की, अगर ब्लड फ्लोर बहुत खराब हो गए हैं और कोई ठीक नहीं कर रहे हैं तो इतने भी सीरियस हो सकते हैं कि पेशेंट्स की डेथ हो जाए। फिर रिकवरी टाइम जो है वो बढ़ जाता है। जिस मरीज ने 4 दिन बाद ठीक होने के वार्ड में चले जाना था, अब उसको बेड सोर हो गए हैं तो उसका हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाएगा और एडिशनल ट्रीटमेंट भी रिक्वायर होगी। जाहिर है अगर कोई जख्म है तो उसकी बन गया है तो उसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स भी होंगी, उसकी ड्रेसिंग भी होगी। तो ये सारी चीजें जो है पेशेंट की सफरिंग में इजाफा करती हैं। और वी एज अ नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल कि जब मरीज आए तो हमने उसकी सफरिंग को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर स्किन ब्रेकडाउन। आप एज अ नर्स क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह कि जब भी आप शिफ्ट में आते हैं, ओवर लेते हैं, तो आप पेशेंट की स्किन को असेस करेंगे एवरी 8 आवरली, कम से कम। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आपने एक ओवर लेते वक्त चेक कर ली, एक इन बिटवीन चेक कर ली और एक ओवर देने से पहले चेक कर लें, तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं, आपका नर्स पेशेंट रेशियो ज्यादा है, तो आप कम से कम एक शिफ्ट में एक दफा जरूर स्किन को थॉरोली चेक करेंगे। फिर पेशेंट को हर 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद जरूर उसको करवट दिलवाएं। अगर पेशेंट टोटली बेड रिडन है, करवट भी नहीं ले सकता है, तो देन इट इज अ मस्ट कि आप हर 2 से 3 घंटे के अंदर पेशेंट को रीपोजिशन करें, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी स्ट्रेट। ओके, इसी तरह से आपने जो भी केयर करनी है, जो भी असेस किया है या स्किन में आपने देखा कि कोई चेंज आ गई है, वो आपने डॉक्यूमेंट करनी है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप हील पे प्रेशर को कम करने के लिए ये कर सकते हैं कि उसकी टांगों के नीचे हल्का सा पिलो रख दें, पतला सा, तो वो टांगे जो है वो बेड के साथ टच नहीं करती, हील्स जो है वो टच नहीं करती हैं, तो उनसे जख्म नहीं बनते। कुछ लोग ये करते हैं कि ग्लव्स लेके उसमें एयर या फ्लूइड भर के वो हील के नीचे रख देते हैं, उससे भी प्रेशर रिमूव हो जाता है हील का और बेड सोर नहीं बनते। अगला काम आपको ये करना है कि आपने मरीज की हाइजीन को मेंटेन करना है और जो बेड लेना है उसको ड्राई रखना है और रिंकल फ्री रखना है, यानी उसको सिलवटें नहीं पड़ी। और जैसे ही बेड होता है, किसी भी रीजन से पेशेंट ने यूरिन कर दिया है, कोई उसका वूंड से सिक्रीशंस आ रही हैं या कोई वैसे फ्लूइड गिर गया है, तो आपने पेशेंट को वेट लिनन में नहीं रहने देना। आपने फौरन उसको ड्राई करना है, उसको क्लीन करके
और सूखा होना चाहिए पेशेंट्स का बेड लेना। मॉइस्चर से स्किन ब्रेकडाउन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप ये मेक श्योर करें, क्योंकि पेशेंट खुद खा पी नहीं सकता, तो डॉक्टर ने उसको हाइड्रेशन ड्रिप वगैरह जो भी लिखी है वो प्रॉपरली उसको चल रही है कि नहीं चल रही है। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत दफा नाइट शिफ्ट में नर्सेस ड्रिप को बिल्कुल स्लो कर देते हैं कि चेंज नहीं करनी पड़े और नहीं मंगवानी पड़े, नाइट है कोई देख तो रहा नहीं है, सुबह इसी को हम तेज रन करके पूरा कर देंगे। दिस इज जुल्म, ये नहीं करेंगे हम कभी भी। हमने जो ड्रिप पेशेंट को देनी है वो उसी तरह से देंगे। जब हम पेशेंट की ड्रिप स्लो कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाता है, और जब हम उस ड्रिप को बहुत फास्ट चलाते हैं तो पेशेंट ओवरलोड में चला जाता है, और ये पेशेंट ऑलरेडी बहुत सिक होते हैं। कोशिश करें कि जब आप पेशेंट को लिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप फ्रिक्शन ना करें, पेशेंट को घसीट के नहीं ऊपर करें। आप पेशेंट को लिफ्ट करके एक किसी और नर्स का हेल्प ले लें, और पेशेंट को, या अगर नर्स नहीं है तो पेशेंट के अटेंडेंट यूजुअली होते हैं, आप उनसे हेल्प ले लें और पेशेंट को उठा के ऊपर करें। ठीक है। अगली कॉम्प्लिकेशन जो बहुत बहुत ज्यादा कॉमन होती है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है? ये जब पेशेंट बिस्तर पे लेटा रहता है, इमोबाइल होता है, तो उसमें पेशेंट्स के ब्लड की जो लोअर लिम्स की वेसल्स है उनमें सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाती है, मसल्स काम नहीं कर रहे, पेशेंट चल फिर नहीं रहा, तो वो ब्लड जो है वहीं पर स्टे करता है। जब वहां स्टे करता है तो वहां थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बस बन जाते हैं, जो कि उसको फर्दर सिक कर देते हैं, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कभी हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस को जब पढ़ेंगे तो हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी और सारी केयर पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आईसीयू के पेशेंट्स, all patients admitted in ICU are at high risk of developing deep vein thrombosis. तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसमें आपकी इंटरवेंशंस क्या होंगी? सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि पेशेंट के पाँव में या उसके लोअर लिम्ब में कैन्यूलास ना लगाएं, हाथों में लगाएं, अपर आर्म में लगाएं, लोअर लिम्ब्स में, पाँव में ना लगाएं। आखिरी जब कोई भी चॉइस नहीं है तो फिर आप देख सकते हैं, लाइफ सेविंग की बात आ गई है, लेकिन अगर आप पाँव में कैन्यूला लगा देंगे तो पेशेंट ने जो टांग को थोड़ा बहुत हिलाना था वो भी नहीं हिलाएगा, और डेफिनेटली उसका रिस्क बहुत गुना बढ़ जाएगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। फिर है, आपने इंश्योर करना है कि पेशेंट्स को हाइड्रेशन मिले। इस पॉइंट को भी मैंने पहले डिस्कस किया है। चेंज करें आप पेशेंट्स की पोजीशन को। पेशेंट्स को आप एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाएं। रेंज ऑफ मोशन का ये मतलब है कि जिस जॉइंट में जितनी हरकत हो सकती है उसको इतनी करवाएं। जैसे हमारा शोल्डर है, ये हमारी रिस्ट है, इसमें बहुत सारी आपकी एडक्शन, एबडक्शन, सर्कमवेंशन, सारी एक्सरसाइज, रोटेशन, हर तरह की रेंज ऑफ मोशन आपकी रिस्ट में हो सकती है। लेकिन अगर आप एल्बो को देखें तो एल्बो में सिर्फ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो सकती है। तो जिस जॉइंट की जितनी रेंज ऑफ मोशन है, आप कोशिश करें कि उस जॉइंट को उतनी रेंज ऑफ मोशन अपनी शिफ्ट में एक दफा जरूर करवाएं। एक से ज्यादा करवाएंगे तो इवन बेटर है। फिर आपने पेशेंट को कोशिश करना है कि जितनी जल्दी उसकी मोबिलिटी पर वो पेशेंट आ सके। अगर डॉक्टर कहते हैं कि, डॉक्टर नहीं भी कहते हैं, आप असेस करते हैं कि अब पेशेंट बेहतर है, इसकी ट्रिप्स वगैरह भी कम हो गई हैं और ये आईसीयू में चेयर पर बैठ सकता है, तो प्लीज उसे आउट ऑफ बेड करें, चाहे 10 मिनट के लिए करें। इससे पेशेंट्स के ओवरऑल सर्कुलेशन पे और मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत फर्क पड़ेगा। पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाएगी। यूज करें आप कंप्रेशन डिवाइसेस को, अगर और कोई चॉइस नहीं है, पेशेंट मल्टीपल फ्रैक्चर्स या ऐसी इस तरह की इंजरीज के साथ है कि वो मूव नहीं हो सकता है, जैसे कार्डियक पेशेंट इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप पर है, उसको हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या होता है इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप या आईएबीपी। इस तरह की डिवाइसेस पे है तो फिर हम उस पर कंप्रेशन डिवाइस लगा देते हैं। कंप्रेशन डिवाइस क्या होती है? ये बीपी कफ की तरह का एक बड़ा कफ होता है जो दोनों टांगों पे अप्लाई कर देते हैं, और वो डिवाइस उसमें हवा भरती है और रिलीज होती रहती है, तो मसल्स को वो कंप्रेस करती है, रिलैक्स करती है, कंप्रेस। तो इस तरह से मसल्स की मुस्तकिल एक्सरसाइज होती रहती है और इसका रिस्क खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है।
समटाइम्स डॉक्टर्स जो है वो लो डोज हेपरीन भी देते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर कि उनको डीवीटी डेवलप ना हो। स्लीप डिस्टर्बेंस, आईसीयू में तो कोई भी नहीं सो सकता है। आईसीयू में क्यों नहीं सो सकते हैं? क्योंकि वहां नॉइस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। हर वक्त वहां पर पेशेंट सिक हैं तो उनको डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स लगे हुए हैं, टू टू टाटा हर वक्त बज रहा है। फिर वहां पर फोन बहुत बज रहा होता है, वहां पर टीम 1:1 का रेशो होता है, 1:2 का रेशो होता है। तो वार्ड की निस्बत वहां पर अमला बहुत ज्यादा होता है। फिर वहां पर पेशेंट्स जो होते हैं उनकी हर 2 घंटे के बाद कोई ब्लड सैंपल जा रहे हैं, कोई और टेस्ट हो रहे हैं, एक्सरेज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो मरीज बिल्कुल भी सो नहीं पाते। और हम जानते हैं कि स्लीप इज रिस्टोरेटिव एंड इसेंशियल फॉर हेल्थ। रिस्टोरेटिव का मतलब यह है कि जो भी हमारे फंक्शन है उनको, हमारे टिश्यू डैमेज है उनको रिस्टोर करती है, हमारी हेल्थ को रिस्टोर करती है, दोबारा से एक्टिवेट करती है, जनरेट करती है हमारे डेड टिश्यूज को, हेल्प करती है हमको रीजनरेशन में। तो हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए स्लीप इज इसेंशियल। लैक ऑफ स्लीप इज अ प्रॉब्लम इन आईसीयू, ये मैं बात कर चुकी। अच्छा, एडिक्वेट स्लीप, इनएडिक्वेट स्लीप कॉजेज कैटाबोलिज्म, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड डिले हीलिंग एंड हीलिंग। अगर पेशेंट की स्लीप नहीं होती है तो उसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तक चला जाता है वो पेशेंट, उसकी रिकवरी डिले हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि स्लीप का काम है रिस्टोर करना हमारी हेल्थ को। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। अगर पेशेंट का कैटाबोलिज्म हो रहा है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, पेशेंट की ब्रीदिंग डिले हो रही है, वो वेंटिलेटर से आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी बीमारी और उसकी मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाएगा। क्या फैक्टर्स हैं स्लीप डिस्टर्बेंस के अदर देन नॉइज? इलनेस, मरीज जब इतने ज्यादा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ होता है तो वो सो नहीं पाता है, या अगर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, मेजर सर्जरी है, तो वो सो नहीं पाएगा। उसके अलावा उसको पेन होगा। पेन क्यों होगा? पेन मल्टीपल रीजन से हो सकता है। अगर तो कोई ट्रॉमा है, मेजर सर्जरी है, तो उसका पेन है। इसके अलावा जो लाइंस डली हुई हैं वो काफी पेनफुल होती हैं, और पेशेंट की अगर कोई डिजीज ऐसी है तो उसको पेन हो रहा है तो वो नहीं सो पाएगा। फिर एंजाइटी होती है, क्या होगा, बचूंगा नहीं बचूंगा, ठीक हो जाऊंगा, इसका क्या बनेगा, इस टेस्ट का क्या रिजल्ट आएगा, कितने दिन लगेंगे। तो ये सारे सवाल पेशेंट्स के जहन में चल रहे होते हैं जब वो आईसीयू में होता है। और क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता है तो उसको डिप्रेशन फील होता है, वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहा है, वो अपने बेड पर सो नहीं पा रहा है, वो अपनी मर्जी से खा पी नहीं सक रहा है, वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा है, तो उसको डिप्रेशन फील होने लग जाता है। फियर होता है, बचूंगा या नहीं, ठीक होऊंगा या नहीं, हमेशा के लिए माजूर हो जाऊंगा या वापिस अपने पैरों पे चल सकूंगा। मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनसे एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, पेन, ये सारी चीजें कॉज हो सकती हैं। फिर एनवायरनमेंट जो है वहाँ का मैंने भी डिटेल में बात की कि वहाँ अलार्म बज रहे होते हैं, स्टाफ बात कर रहा होता है, टेलीफोन है, लाइट है, टेम्परेचर है, तो इन सारी वजह, प्राइवेसी कोई नहीं है आपकी आईसीयू में, आप सबके सामने पड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा एक कर्टन है, तो पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और वो सो नहीं पाते हैं। नर्सेस क्या कर सकते हैं कि मरीज की स्लीप इनहांस हो? देखिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आपका एक तरफ मरीज का सारी मॉनिटरिंग है, आपने 1-1 घंटे से उसकी चीजें चेक करनी है, 2-2 घंटे से उसके ब्लड शुगर को या इलेक्ट्रोलाइट्स का सैंपल भिजवाना है, और दूसरी तरफ आपने मेक श्योर करना है कि पेशेंट सो जाए। तो इसमें जो आप काम कर सकते हैं वो ये कि सबसे पहले जो मैं आईसीयू की नर्सेस को बताती हूँ कि आप अपने जो अलार्म लगे हुए पेशेंट को उनको सेट करें, उनका वॉल्यूम कम से कम रखें, क्योंकि मरीज ने सुनकर आपको नहीं बताना। तो आपने उसके ये नहीं करना है कि बहुत, एक तो सर पर लगे हुए होते हैं मॉनिटर, कान के पास लगे हुए होते हैं, बेड साइड पर रखे होते हैं, तो उनका अगर आप अलार्म जो है वो वॉल्यूम को सेट कर दें, मिनिमम कर दें,
और उसकी लिमिट सेट कर दें। इसका मतलब यह है कि अगर मरीज की हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में रखनी है, या आप चाहते हैं कि जैसे वो 50 से कम और 150 से ऊपर हो तो अलार्म बजे, तो आप उस लिमिट को सेट कर दें। मरीज की लिमिट सेट की हुई होती है 100 पर और मरीज का दिल धड़क रहा होता है 110 पर, तो वो मुस्तकिल अलार्म बजता रहता है। अगर मरीज की हार्ट रेट 110 पर चल रही है तो आप उसका अलार्म 115 पर रख दें। जो ही वो 115 पे जाएगा आपको अलार्म बजे, अदरवाइज नहीं बजे। ओके। फिर आपने मैक्सिमम रेस्ट पीरियड अलाउ करना है। समटाइम्स आप देखते हैं कि पेशेंट सो गया है और उसका जो है कोई सैंपल का टाइम है या कोई किसी और चीज का टाइम है, और आप समझते हैं कि ये 10-15 मिनट अगर थोड़ी सी नींद कर लेता है तो मैं ये केयर या ये काम 10-15 मिनट डिले कर सकता हूँ, तो डिले इट, लेट द पेशेंट टेक सम रेस्ट। उसके जो विजिटर हैं, अगर वो पेशेंट रेस्ट कर रहे हैं तो उनको प्यार से आराम से समझा दें कि अभी आंख लगी है, जरा 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद आप आ जाएं, या जी ये उठते मैं आपको बुला लूंगा। ठीक है, तो ये काम हम हमेशा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड करें अननेसेसरी कन्वर्सेशन। पेशेंट के पास आप अपनी सोशल डिस्कशन नहीं करें, आप गैर जरूरी बातें नहीं करें पेशेंट के सराहने खड़े होकर, क्योंकि आप भले पेशेंट का आप ऑफिशियल बात कर रहे हैं, आप काम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बात कहीं पेशेंट के बेड साइड से हटकर हो सकती है तो प्लीज वहां जाएं और अपना वॉल्यूम कम रखें ताकि मरीज डिस्टर्ब ना हो। कीप लाइट्स डिम जब पेशेंट रेस्ट कर रहा है या रात का वक्त है तो अननेसेसरी लाइट्स बुझा दें। और पेशेंट को अगर पेन है तो प्लीज पेन किलर उसको दे दें ताकि वो आराम से सो सके। जब मरीज को दर्द होता है तो वो सो नहीं पाता। फिजियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी एक और कॉम्प्लिकेशन है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट्स के वाइटल साइंस जो हैं वो अप एंड डाउन मूव हो रहे हैं उसकी। ज़ाहिर है अगर वो स्टेबल होंगे तो जो ही स्टेबल होते हैं हम उन मरीजों को फिर आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर देते हैं। पेशेंट आईसीयू में रहता ही उस वक्त तक है जब तक उसके वाइटल साइंस, उसका ब्लड प्रेशर, उसका रेस्पिरेशन, उसका पल्स, उसके चीजें सेटल नहीं होती हैं, बैलेंस नहीं होती हैं, विद इन नॉर्मल लिमिट्स नहीं चलती हैं। ठीक है, वो फ्लक्चुएट कर रही हैं तो वो आईसीयू में रहेगा। तो इसमें फिर वही बात है कि आप पेशेंट के सेफ लिमिट्स को, अलार्म को सेट करें, मॉनिटर करें पेशेंट्स को, ना कि पेशेंट को मॉनिटर करें, मॉनिटर को मॉनिटर ना करें। इसका मतलब ये है कि आपका अगर कार्डियक मॉनिटर ये शो कर रहा है कि मरीज की हार्ट रेट जो है 250 आ रही है, लेकिन मरीज नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ आपसे आराम से आपको कंफर्टेबल नजर आ रहा है, तो फिर पैनिक नहीं। इसका मतलब है कि मॉनिटर में कुछ खराबी है। लेकिन पेशेंट कंफर्टेबल लेटा हुआ है और मॉनिटर को देखकर आप पैनिक हो रहे हैं, तो दिस इज नॉट वाइज। हमेशा हमेशा आप अपने मरीज से पूछें कि उसको कैसा फील हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि कार्डियक मॉनिटर पे रिदम नॉर्मल आ रहा है लेकिन पेशेंट ठीक नहीं है, पेशेंट को घबराहट हो रही है, पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है, एजिटेटेड हो रहा है, तो देन इग्नोर द मॉनिटर द पेशेंट। ओके, वॉच फॉर एनी सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन हीमोडायनेमिक्स। ये IME है, आई मिस हो गया टाइपिंग में। ठीक है, वॉच फॉर एनी सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन हीमोडायनेमिक्स। हम अगले लेक्चर में हीमोडायनेमिक्स पे बात करेंगे कि क्या है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आपने सिग्निफिकेंट कोई भी इंपॉर्टेंट फ्लक्चुएशन होती है पेशेंट की हीमोडायनेमिक्स में, तो उसको वॉच करना है और आप श्योर हैं कि हाँ वाकई ये फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट का मतलब है कोई चेंज आ रही है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को या अपने सीनियर को बताएं। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइंडिंग्स। जो भी आपको नजर आया कि पेशेंट की कंडीशन में चेंज, आपने उसको अपने नोट्स में लिखना है। रिपोर्ट प्रॉम्प्टली एंड एबनॉर्मल एनी एबनॉर्मल चेंजेस। कोई भी चेंज अगर आपको एबनॉर्मल लगती है तो उसको वेट नहीं करना है, उसको आपने फौरन आगे रिपोर्ट करना है ताकि उसको टाइमली केयर की जा सके। कीप रीअश्योरिंग द पेशेंट एंड फैमिली। आपको बार बार पेशेंट को और फैमिली को तसल्ली देनी पड़ेगी, ठीक है हम मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पहले से बेहतर हैं, ठीक है, या ये जो मेडिसिन अब शुरू की है इसके बेहतर नतीजे आएंगे, 1 से 2 दिन और लग जाएंगे। इस तरह के आपने उसको
जो भी पेशेंट की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को रीअश्योरेंस देते रहना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन सेफली एंड एक्यूरेटली। आईसीयू की में जो पेशेंट होते हैं उनको यूजुअली जो मेडिकेशंस मिल रही होती है वो पैरासिटामोल और प्रोटीन नहीं होती हैं, वो हाई रिस्क मेडिकेशंस होती हैं। और हाई रिस्क मेडिकेशंस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा सीरियस किस्म की पोटेंट ड्रग्स होती हैं जिनसे पेशेंट्स को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसकी फिजियोलॉजी पर। तो इसलिए वो आपने थोड़ी सी भी ज्यादा दे दी या नहीं दी तो पेशेंट की कंडीशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो रिलेट होने में या उसको रिकवर होने में। डिवाइस रिलेटेड इंजरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आईसीयू में मरीज होते हैं उनको यूजुअली डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल उनको सीवीपी लाइन डली हुई होती है, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन, जिससे उनके हार्ट का प्रेशर डायरेक्ट मॉनिटर हो रहा होता है। उनको आर्टीरियल लाइन डली होती है जो कि उनके ब्लड प्रेशर को इंटरनली मॉनिटर कर रही होती है। उनको कोई ड्रेन्स डली हुई होती है, उनको चेस्ट ट्यूब डली हुई होती है, उनको वेंटिलेटर लगा हुआ होता है। तो इस तरह की जो ट्यूब डली हुई होती हैं या डिवाइसेस लगी होती हैं उनकी वजह से मरीज को बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो आपने उन डिवाइसेस को जहां से वो बॉडी में एंटर हो रही हैं उस साइट को भी मॉनिटर करना है कि पेशेंट को कोई वहां जख्म, कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही है। इसके अलावा फिर पेशेंट्स को जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का रिस्क वो क्या है? आईसीयू पेशेंट्स जो है वो हाई रिस्क फॉर एक्वायरिंग ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। उनको कुछ भी इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। उनको बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स मिल रहे होते हैं जिनसे उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ होता है, या उनका WBC या बोन मैरो डिप्रेशन हुआ होता है, और उनकी डिजीज ऐसी होती है कि वो वीक हुए होते हैं, वो डाइट नहीं ले रहे होते हैं। तो उनको आपने मॉनिटर करना है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से। ठीक है, पेशेंट्स को आपने मॉनिटर करना है फॉर एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन। साइन ऑफ इन्फेक्शन क्या है? सबसे पहले टेम्परेचर, ऐसे मरीज का टेम्परेचर राइज होगा। दूसरा साइन ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि उनको जिस जगह इन्फेक्शन है वहां रेडनेस हो सकती है, वहां स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। तो आप अगर पेशेंट को आईवी लगी हुई है, वो जगह से रेड हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, पेनफुल है, तो ये साइन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। आपने इन चीजों के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना है। कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई पस को फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हैंड हाइजीन है। आपने जब भी मरीज के पास जाना है तो आपने WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। WHO की गाइडलाइंस क्या है? WHO ये कहता है कि मरीज को हाथ लगाने से पहले, मरीज को हाथ लगाने के बाद आपने हाथ धोने। मरीज के सराउंडिंग में किसी चीज को टच किया है आपने तो आपने हैंड वॉश करने हैं। अगर आप कोई पेशेंट का प्रोसीजर कर रहे हैं तो प्रोसीजर को करने से, जैसे कैथेटर डाल रहे हैं, कैन्यूला लगा रहे हैं, कोई ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले भी हाथ धोने हैं, उसके बाद भी आपने हाथ धोने। तो ये 5 चीजें हैं। मरीज को हाथ लगाने से पहले, हाथ लगाने के बाद, मरीज के कोई प्रोसीजर करने से पहले, मरीज का प्रोसीजर करने के बाद, और मरीज की सराउंडिंग में किसी चीज को हाथ लगाने से, यानी कि आपने उसकी साइड रेल नीचे की है, उसके किसी बेड साइड पे टेलीफोन को हाथ लगाया, किसी भी चीज को आपने उसकी सराउंडिंग में हाथ लगाया, आपने हैंड वॉश करनी है। Appropriate use of personal protective डिवाइस जो है वो आपने यूज करनी है। ये PPT नहीं है, ये PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, PPE है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, PPE का मतलब ये है कि जो चीजें आप अपने आप को या मरीज को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें आते हैं ग्लव्स, गाउन, मास्क, आई शील्ड, ये सारी चीजें जो है आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं।
आपने पेशेंट्स को और उसकी फैमिली को, उसके विजिटर्स को एजुकेट करना है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो क्या करना है, पेशेंट ने और उसकी फैमिली ने मास्क पहनना है। अगर पेशेंट को कोई कांटेक्ट से लगने वाली डिजीज है, हाथ लगाने से डिजीज फैल सकती है, तो मरीज को गाउन और ग्लव्स यूज करवाने हैं और उसके अटेंडेंट गाउन एंड ग्लव्स पहन कर जाए उसके पास, ताकि उनको ना लग जाए। और अगर पेशेंट्स को कोई और डिजीज है, ब्लड बॉर्न डिजीज है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने मरीज को और फैमिली को एजुकेट करना। ये आपकी एज अ आईसीयू नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन का। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन हमने पहले बात की कि जब आईसीयू में पेशेंट होते हैं तो ना वो खा सकते हैं प्रॉपरली, ना वो पी सकते हैं, और उसके वेरियस रीजन हैं। तो जब आपने उन पेशेंट्स को देखना है तो आपने जरूर ये ख्याल रखना है कि हमने हॉलिस्टिक अप्रोच रखनी है। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि सिर्फ मरीज को दवाएं देना हमारा काम नहीं है, मरीज को हमने हर लिहाज से देखना है। वो खा रहा है, वो पी पा रहा है, नहीं पा रहा है, उसको एलिमिनेशन की नीड है, उसको हाइजीन की नीड है, वो मेंटली डिप्रेशन में है, क्या उसकी नीड है जो कि हमने मिस कर दी और हमें उसको एड्रेस करना है। हमें उसकी हर चीज का ख्याल रखना है। तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने असेस करना है पेशेंट को। अगर आप न्यूट्रिशन की नीड को असेस करें तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या पेशेंट फॉलो कर सकता है। ऐसा तो नहीं आप उसके मुंह में कुछ डालेंगे और वो एस्पिरेट कर जाएगा और चीज बजाय स्टमक में जाने के लंग्स में चली जाएगी और वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। तो उसका फॉलोइंग रिफ्लेक्स चेक करें और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन चेक करें। फिर दूसरा जो है कि क्या वो दवाएं, क्या वो डाइट ले सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि उस मरीज को लो सॉल्ट देनी है, लो कैलोरी देनी है और लो फैट डाइट देनी है, या पोटेशियम नहीं देना है डाइट में। कुछ भी अगर डॉक्टर ने ऐसा है तो वो आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए बिफोर इसलिए कि आपको कोई डाइट दें। मरीज का लाइक्स एंड डिसलाइक बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर कोई चीज ऐसी है जो मरीज लाइक नहीं करता या रिलीजियसली कल्चरली वो नहीं खाता है तो वो आप उसको देंगे तो ही विल नॉट ईट। जैसे हिंदू हैं वो मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, तो अगर आप उनको मीट की कोई डिश देंगे दे विल नॉट ईट इट। ठीक है। फिर फॉलोइंग इफेक्ट्स की बात कर ली, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन की बात हमने कर ली है। फिर है रीएश्योर पेशेंट्स एंड फैमिली। अगर आपका मरीज जो है खा पी नहीं सकता है तो फैमिली बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हमारा मरीज कुछ खा नहीं रहा, तो क्या करें, कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। उनको सबसे ज्यादा फिक्र इसकी होती है कि 3 दिन से कुछ नहीं खाया, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। जाहिर है डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको रीश्योर करना है कि हम इसकी हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं। अगर इसको पूरी तरह से वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो देयर आर ऑल्टरनेटिव वेज। हम एंटी ट्यूब से दे सकते हैं, हम जो है उसकी कोई स्टमक ट्यूब जो जिनोस्टमी ट्यूब डाल सकते हैं उससे दे देंगे, या फिर ये कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और अगर पेशेंट खा सकता है तो इसको स्मॉल मील ऑफर की जा सकती है एज पर पेशेंट्स कंडीशन एंड आपके डॉक्टर्स का क्या असेसमेंट है वो क्या कह रहे हैं। ठीक है। इन पेशेंट्स को जिनका हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन लेवल सही मेंटेन नहीं होता है और जो आईसीयू में दाखिल है उनकी ओरल केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज उनको जरूर वंस अ शिफ्ट माउथ केयर जरूर दें और उनको मेक श्योर करें कि उनको आईवी की फॉर्म में या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन जो है पेरेंटल न्यूट्रिशन मिल रहा हो या एनजी से मिल रहा हो, कुछ ना कुछ उनको जा रहा हो। इसके सिलसिले में आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि क्या करना है इसकी डाइट का और न्यूट्रिशन का। और न्यूट्रिशनिस्ट से इनकी कंसल्टेशन भी करवाई जा सकती है अगर आपके डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी मौजूद है डाइटिशियन की और न्यूट्रिशनिस्ट। हमारा अगला पॉइंट है कि साइकोसोशल कॉम्प्लिकेशंस या इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। एडमिशन इन आईसीयू कॉजेज डिलीरियम। डिलीरियम एक मेंटल स्टेट है तो हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन। इसके अलावा स्ट्रेस भी बहुत कॉमन होता है पेशेंट में भी और उनकी फैमिली में भी। पेशेंट देयर फैमिली बोथ सफर स्ट्रेस। क्रिटिकली इल पेशेंट शेयर देयर रिलेटिव सफरिंग एंड फील गिल्टी। जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं वो क्या सोच रहे होते हैं कि चूंकि मैं हॉस्पिटल में दाखिल हूं तो अब मेरे
बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, वो बेचारे बहुत सफर कर रहे होंगे, वो किस तरह से मैनेज करेंगे, मेरी बीवी किस तरह से घर चलाएगी, मेरे बच्चे किस तरह से मेरा खर्चा बर्दाश्त करेंगे, ये सब कुछ मेरी वजह से मैंने अपनी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया, तो उनको खामखा गिल्टी फीलिंग्स हो रही होती हैं, राइट। वो अपनी चॉइस से सीख नहीं होते हैं, बट दे फील गिल्टी। डिलीरियम क्या है? Delirium is very common. It is most common in post-surgical and elderly patients. ICU के पेशेंट्स में होता है, लेकिन ICU के कौन से पेशेंट्स में ज्यादा होता है? जिनकी मेजर सर्जरीज होती हैं और सर्जरी के बाद वो ICU में लॉन्ग स्टे कर लेते हैं, 4 दिन 5 दिन, तो वो यूजुअली डिलीरियम में चले जाते हैं। या फिर ओल्ड एज पेशेंट। डिलीरियम है क्या? इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, एजिटेशन एंड स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब है। ये एक ऐसी ही कंडीशन है जहन की कि जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है, बंदे को पता नहीं चलता वो कहाँ है, क्या वक्त हो रहा है, किस जगह पर है। एजिटेटेड होता है यानी कि रेस्टलेस होता है बहुत ज्यादा, और स्लीप वेक उसकी जो है वो टाइम पर सो नहीं पाता, जरा सा आंख लगती है कोई ना कोई आ जाता है। तो जब नींद पूरी नहीं होती है तो ये डिलीरियम की बहुत बड़ी रीजन है आईसीयू के मरीजों में। इसके अलावा पेशेंट्स का मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से डिलीरियम हो सकता है। पॉलीफार्मेसी का मतलब है कि उस मरीज को बहुत ज्यादा दवाएं मिल रही हैं, एक से ज्यादा दवाएं जब मिलती हैं और पोटेंट ड्रग्स मिलती हैं तो उससे भी डिलीरियम की हो सकता है मरीज को। उनके साइड इफेक्ट्स में डिलीरियम है बहुत सारी दवाओं से। पेशेंट इमोबाइल है, जा नहीं सकता, बाहर आसमान नहीं देख सकता, बातचीत नहीं कर सकता है, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से डिलीरियम हो जाता है, जब सीरियस किस्म के इन्फेक्शन मरीज में हो जाए। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट्स को डिलीरियम हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सेंसरी इम्पेयरमेंट और इन्वायरमेंटल चैलेंज। इन्वायरमेंटल चैलेंज में क्या है? नॉइस और लाइट, ये दो बहुत बड़े चैलेंज हैं जिनको ना नर्स कंट्रोल कर सकता है ना डॉक्टर मिनिमाइज कर सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि जितना मिनिमाइज कर सकें, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को सिर्फ क्वाइटली अपने कमरे में अंधेरे में खामोशी में नींद आती है, तो वो जब आईसीयू में दाखिल होते हैं उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, लेकिन जब वो बहुत जागते रहते हैं, 2 दिन 3 दिन नींद नहीं होती है, तो यूजुअली डिलीरियम में हम भी अगर 2 दिन ना सोएं, 2 रातें ना सोएं, 2 दिन ना सोएं, तीसरे दिन हमारे भी डिलीरियम जैसी स्टेट में हम चले जाते हैं। कर क्या सकते हैं? इंटरवेंशन क्या है इसकी? डिलीरियम के लिए जो है वो हमें ये करना चाहिए कि हम अपने फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जैसे मरीज को सेडेटिव या हिप्नोटिक्स दे सकते हैं। हिप्नोटिक्स वो दवाएं होती हैं जो नींद लाने के लिए दी जाती हैं। सेडेटिव वो जो सिडेट करते हैं पेशेंट को, नींद में ले जाएं, पुरसुकून करते हैं। ओके, तो ऐसी दवाएं दी जा सकती हैं जिन पेशेंट को हमें रिस्क हो कि इसको डिलीरियम हो जाएगा, तो वो दे दें ताकि वो मरीज सोए रहें। कोशिश करें कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, शोर शराबा है, टेलीफोन की आवाज है, कमरे का दरवाजा है, उसको बंद रखें ताकि मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। Promote a quiet, peaceful, well-lit room during day and restful, dim room at night. अगर दिन में लाइट जला के भी रखी है तो रात में कोशिश करें कि एक्स्ट्रा लाइट्स बुझा दें, कम से कम कर दें और जितनी आवाज को कम कर सकते हैं ताकि कुछ घंटे मरीज आराम कर सके। अगर डिलीरियम में मरीज है तो वो यूजुअली डिसोरिएंटेड होते हैं, वो भूल जाते हैं क्या कहा था, क्या बताया था, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन को भी रिपीट करें, उनको बार बार बताएं कि वो कहाँ पर हैं, इस वक्त क्या वक्त हुआ है, वो कौन है। ठीक है, ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन उनको देते रहें। और इसमें इरिटेट होने की या परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि पेशेंट इस वक्त मेंटल स्टेट उसकी ऐसी नहीं है कि वो चीजों को याद कर सके। फिर है यूज सिंपल लैंग्वेज एंड शेयर इंफॉर्मेशन स्लोली। आपने जो भी मरीज के साथ बात करनी है कोशिश करें कि जो लैंग्वेज उसको समझ आती है उसमें करें। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को मैक्सिमम अवॉइड करें, मत यूज करें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। और जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं रुक रुक के दें ताकि मरीज समझ सके। और कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं,
उस सर पे से गुजर जाती है इंफॉर्मेशन, उसका देना ना देना एक बराबर है। तो जब आप ऐसे जो खासतौर पे जो डिलीरियम में है मरीज, उसके साथ इंफॉर्मेशन जब भी शेयर करें, एक साथ बहुत सारी आइडिया ना दें, एक एक बात उस पर करें, ठहर ठहर के करें, ताकि वो समझ पाए कि आप क्या कह रहे हैं। वो कंफ्यूजन में होते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा होता है। फिर रीएश्योर करें पेशेंट को और फैमिली को। अगर फैमिली बहुत एंशियस हो रही है कि क्या हो गया, कल तो ठीक थे, अब मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं, ये क्या ऐसे ही रहेंगे, इनको क्यों ऐसे हो गया, हम तो ठीक लाए थे, आप उनको बताएं कि कुछ मेडिसिन की वजह से, डिसीज की वजह से ये इस तरह से है, ये इससे बाहर आ जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। और जो भी रीजन बन रहा है कि उसका डिलीरियम का शोर की वजह से, स्लीप की वजह से या किसी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से, कोशिश करें कि उस कॉज को ठीक। अगली प्रॉब्लम जो आईसीयू के मरीजों में और उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा कॉमन है, साइकोसोशल इम्पैक्ट करती है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, ये पर्सन जो है वो आइसोलेशन में चला जाता है, सोशल आइसोलेशन। जब आप डिप्रेस होते हैं तो यू डोंट फील लाइक मीटिंग अदर पीपल, दोस्तों से भी नहीं मिलने को दिल चाहता, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। तो अगर मरीज सोशल आइसोलेशन में है, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो सकता है। जाहिर है आईसीयू में है, वो अपने ऑफिस के लोगों से नहीं मिल पा रहा है, वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा है, वो अपनी बीवी को नहीं देख पा रहा है, या शौहर को नहीं मिल पा रहा है, पेरेंट्स को नहीं मिल पा रहा है, तो दे फील वेरी डिप्रेस एंड आइसोलेटेड। फिर कोई रीसेंट लॉस है, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, टांग फ्रैक्चर हुआ और एम्प्यूटेशन कर दिया। अब उस पर्सन को पता है कि मैं सारी उम्र कितना भी कर दूं, मेरी टांग वापस नहीं आने वाली है, तो वो एक परमानेंट उनका लॉस हो गया, या कोई और चीज उनकी डैमेज हो गई है, तो अब उनको पता है कि ये चीज वापस नहीं आएगी। तो रीसेंट लॉस जो है वो भी डिप्रेशन। फिर वक्त के साथ साथ आप रिकवर कर जाते हैं। पेसिमिज्म का मतलब है कि अब क्या होगा, अब तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये तो दिस लॉस इज फॉर एवर। तो जब भी कोई पर्सन पैसिव होता है तो उसमें डिप्रेशन जो है वो, पेसिमिज्म जो है वो खत्म हो गई है, तो उससे डिप्रेशन होता है। फिर आईसीयू के मरीजों पर हमने पहले भी बात की कि फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आईसीयू ट्रीटमेंट कहीं भी आप जाएंगे वो आम केयर की निस्बत मेनी टाइम्स एक्सपेंसिव होती है। अगर वार्ड का खर्चा 100 रुपया है तो आईसीयू का खर्चा 500 रुपया पर डे है। एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसी तरह से मुस्तकिल पेन होता है तो वो भी पेशेंट को डिप्रेशन कॉज करता है। इंटरवेंशन नर्स क्या कर सकती है, किस तरह से इसको बचा सकती है, डिप्रेशन को कम कर सकती है मरीज में? इसका सबसे पहला ये है नर्सिंग का स्टेप के वो रीएश्योर करती रहे, मरीज को बार बार तसल्ली देती रहे, ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, हम भी लगे हुए हैं, फैमिली भी है, फाइनेंस का भी कुछ करते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आप उसको देते जाएं। फिर आप प्रोवाइड करें रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। आप उससे कोई झूठे वादे ना करें। अगर वो कैंसर के आखिरी स्टेज पर है और वो डिप्रेशन में है तो उसको ये मत कहें कि आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और घर चले जाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ये उसको भी पता है। तो क्या है, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं डाइंग पेशेंट को, या जो इस तरह का पेशेंट है उसको क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये तो नहीं कहते कि आप बिल्कुल से सारी चीजें पहली की तरह हो जाएंगी, बिल्कुल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है हम उसको पूरी कोशिश करें कि उसको बेहतर बना सके। इस तरह से आपने उसको इंफॉर्मेशन देनी है कि वो सच भी हो और पेशेंट में होप भी क्रिएट हो। कंसिस्टेंसी इन केयर प्रोवाइडर प्रोमोट्स ट्रस्ट। इसका ये मतलब है कि अगर एक कोई इस तरह का आईसीयू का पेशेंट है तो उसका हर रोज एक नया नर्स आ जाता है। देखो एक दिन में 3 नर्स तो आएंगे ना, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट के, ठीक है, 3 तो ये हो गए। अब अगले दिन फिर 3 नए आ गए, फिर अगले दिन 3 नए लोग आ गए, तो इससे मरीज बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। अगर एक मरीज को एक नर्स ने आज सुबह किया, अगले दिन भी इसको वही नर्स मिलेगा, उससे अगले दिन भी वही मिलेगा, तो वो फेस उसके लिए फेमिलियर हो जाएंगे। मरीज को
नर्स का पता चल जाएगा, नर्स को मरीज का पता चल जाएगा, तो इस तरह से एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है और मरीज कंफर्टेबल फील करता है। हर रोज हर दफा नया चेहरा, इसलिए एक और एंजाइटी है। असेस फॉर सुसाइडल आइडिएशन, समटाइम्स पेशेंट्स ऐसी बात करते हैं डिप्रेशन में कि जिंदगी का फायदा ही क्या है, अब जी कर क्या करेंगे। तो अगर कोई आप सुनते हैं कि कोई मरीज इस तरह की बात कर रहा है तो ये बहुत बहुत ज्यादा सीरियस बात है, इसको आप इजी मत लें। अगर कोई किसी को सुसाइड का आइडिया आ रहा है कि मेरी जिंदगी का तो अब कोई मकसद नहीं है, मैं जी कर क्या करूंगा, मैं तो चाहता हूं कि बस अब जिंदगी खत्म हो जाए, तो इसको आप फौरन नोट करें, अपने डॉक्टर से इमीडिएट बताएं कि ये पेशेंट को सुसाइडल आइडिएशन, क्योंकि सबसे पहले आइडिया आता है और फिर उसके बाद वो पर्सन कमिट करता है। ओके, तो जब भी आप किसी को भी सुने कि उसको सुसाइडल आइडिएशन है, टेक इट वेरी सीरियसली। फिर है एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी एक एंशियसनेस है, एक पैनिक लाइक सिम्टम्स हैं। पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है, डिस्ट्रेस में होता है, और ये पेशेंट के लिए और फैमिली दोनों के लिए जो है एंजाइटी हो सकती है और दोनों को डिस्टर्ब कर सकती है। फैमिली को ये है कि क्या होगा, बचेगा नहीं बचेगा, क्या ये डैमेज हमेशा रहेगी, कितनी रिकवरी हो जाएगी, क्या काम पर वापस जा सकेंगे, क्या फिर वापस अपने हाथ से काम कर सकेंगे, एक्सेट्रा। तो इसी तरह से मरीज को होता है सेम, क्या होगा, फियर ऑफ ए अननोन है। ठीक है, इसमें नर्स क्या कर सकता है? इसमें जो है दो तरह से हेल्प की जा सकती है। एक फार्मास्यूटिकली, यानी कि ऐसी मेडिसिन दे दें कि जिससे उसकी एंजाइटी कंट्रोल हो जाए, और एक नॉन फार्मास्यूटिकली, जिसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी इंटरवेंशंस कर लें कि जो दवाओं के बगैर हो। दवाएं, सर्टेन दवाएं आती हैं जो कि पेशेंट्स को, मसल्स को, पेशेंट्स को, ब्रेन को रिलैक्स कर देती हैं, पेशेंट सो जाता है, उसकी एंजाइटी लोअर डाउन हो जाती है। उसके अलावा जो नर्स कर सकती है वो ये कि पेशेंट्स को डीप ब्रीदिंग करवाए। जब भी वो देखे कि वो नर्वस हो रहा है, एंशियस हो रहा है, तो आप उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएं। उससे क्या होगा? डीप ब्रीदिंग से एक तो उसके ऑक्सीजन, ब्रेन, लंग्स में अच्छे से ऑक्सीजन जाएगी, फ्रेश एयर जाएगी, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। ब्रेन सेल्स दो चीजों पे जीते हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा शुगर। तो जब भी ये दो चीजें ब्लड में कम होती हैं, ब्रेन रिएक्ट करता है। तो ब्रेन को पुरसुकून रखने के लिए डीप ब्रीदिंग लेना है, ऑक्सीजन उसके सेल्स को पहुंचे और वो पुरसुकून हो जाए। दूसरा डीप ब्रीदिंग ये करती है कि जब मरीज डीप ब्रीदिंग पे फोकस करता है तो वो और चीजों को नहीं सोचता, ठीक है, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर आप उसके मसल्स को रिलैक्सेशन करवाएं, मतलब रेंज ऑफ मोशन है, कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज है वो करवाते हैं, तो उससे भी मरीज रिलैक्स फील करते हैं। इमेजरी, इमेजरी क्या होती है? इमेजरी का मतलब ये है, इमेजरी इसके आप जो है वो मरीज को किसी और दुनिया में ले जाते हैं, उसको इमेजिन करवाते हैं कि वो कहाँ पर है, वो इस वक्त किसी गार्डन में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं। अब उसको आप उसको एक एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे हेप्नोटाइज होता है ना, हेप्नोटाइज तो है बहुत एक्सट्रीम है वो है, लेकिन आप मरीज को तस्वुरात की दुनिया में लेके जाते हैं और उसको ये बताते हैं कि वो अब ठीक हो रहा है और वो ठीक हो जाएगा और वो वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकेगा। तो उससे क्या होता है कि जब वो ये तस्वुर करता है तो उसकी एंजाइटी कम हो जाती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अगर मरीज बार बार ये कह रहा है क्या होगा, कैसे होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक नहीं होऊंगा, इसका क्या होगा, मैं क्या वापस, तो उसको आप इंफॉर्मेशन जो आपके पास बेस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन है कि हाँ जी ऑपरेशन होगा तो उसके बाद आप इतने % रिकवर हो जाएंगे। हमने और भी ऐसे मरीज देखे हैं, आप नर्स हैं, आपने बहुत तरह के मरीज देखे हैं, आपको दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे था, वो पूरी तौर पे रिकवर हो गए, या थोड़ी सी डिसेबिलिटी हुई लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सरसाइजेस, विद मेडिकेशंस रिकवरी हो जाती है। और इसी को हम रीएश्योर करें, जब ये इंफॉर्मेशन हम बार बार देते हैं, तसल्ली देते हैं, तो फिर मरीज की रीएश्योरेंस होती रहती है और उसकी एंजाइटी जो है वो रीएश्योरेंस से कम हो जाती है। आप
supporting relatives provide valuable psychological support for patient and vice versa. अगर पेशेंट की फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत हिम्मत वाले हैं, वो पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप उनको इनकरेज करें कि वो पेशेंट से बात करें। इसी तरह से पेशेंट जो है वो अपनी फैमिली को रीअश्योर कर सकता है कि परवाह फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये दोनों के बीच में सकते हैं, फैमिली भी पेशेंट को रीअश्योर कर सकती है और पेशेंट जो है वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, रीअश्योर कर सकता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड फैमिली अबाउट विजिटिंग टाइम, यूनिट एक्सपेक्टेशन एंड रूल्स। एज अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करें कि विजिटर आए हर तरह के, जैसे हमारा कल्चर है, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में तो पूरा गांव ही आता है उसको देखने के लिए। तो हम इस चीज को डिस्करेज करें, हम उनको बताएं कि क्या विजिटिंग आवर्स हैं, किसमें वो आ सकते हैं, मरीज से कौन कौन आ सकता है, और हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज क्या हैं और उसका रीजन क्या है। इन्फेक्शन फैलेगा, पेशेंट की नींद डिस्टर्ब होगी, पेशेंट का रेस्ट, पेशेंट को अटेंडेंट आते हैं हर तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो पेशेंट फर्दर एंजाइटी में जा सकता है, राइट। तो इन चीजों को आपने देखना है विजिलेंटली और पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। कीप पेशेंट पेन फ्री एंड कंफर्टेबल। पेशेंट अगर पेन में होगा तो वो उसकी हीलिंग बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी, ठीक है। वो सो नहीं सकेगा, सबसे बड़ी बात, वो सो नहीं सकेगा, वो रेस्ट नहीं कर सकेगा, वो उसके मसल्स जो हैं वो स्पैज़म में चले जाएंगे। तो पेशेंट की पेन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट का रीजन बनता है। तो कोशिश करें कि पेशेंट को पेन फ्री रखें, टाइमली पेन किलर उसको एडमिनिस्टर कर दें, और अगर पेशेंट ने करवट लेनी है, कोई उसका ड्रेस वेट हो गया है, तो उस चीज को फौरन रिमूव करें, पेशेंट की कंफर्ट को इनहांस करें। पेशेंट सेंसरी एड, आई ग्लासेस, हियरिंग एड एंड डेंचर्स अवेलेबल। अगर कोई पेशेंट सुनने के लिए कोई आला लगा रहा है या उसका चश्मा है, तो जो ही पेशेंट अपने सेंसेस में वापस आता है, मेक श्योर करें कि आप पेशेंट से बात कर रहे हैं तो उसके आई ग्लासेस, उसके सुनने का आला मौजूद हो। अगर उसके डेंचर है तो उसको वो उसके पास होने चाहिए, राइट। इससे पेशेंट की कंफर्ट बहुत बढ़ जाती है। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर खत्म करती हूँ, 1 घंटा हो गया है और काफी सारी चीजें हैं। इसका एक पार्ट रह गया है जिसमें हम एथिकल और मोरल इश्यूज डिस्कस करेंगे। लीगल और एथिकल इश्यूज क्या होते हैं अगर पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है। तो वो छोटा सा लेक्चर है लेकिन डिटेल्ड है, तो उसको फिर हम बात करेंगे, और उसके साथ हम डेथ एंड डाइंग की भी बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की भी बात करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, डेथ एंड डाइंग और एथिकल इश्यूज ये आईसीयू में रोज का फिनोमेना है। रोज वहाँ डेथ हो रही होती है, रोज वहाँ पेशेंट नीड्स उसकी अनमेट होती हैं। तो हमें एज अ नर्स इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको इन डेप्थ स्टडी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस अवेलेबल है और मेरा व्हाट्सएप भी उस्मान साहब के पास अवेलेबल है। यू प्लीज राइट मी और अपना इंट्रो लिख दें कि मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। कोई है वहाँ पर? ये सारे जा चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, किसी ने कुछ कहना है? नहीं मैडम। चलें, तो मेरा ख्याल है आज के लिए काफी था। अब अगला लेक्चर जब हम लेंगे, ये स्लाइड्स जो हैं वो उस्मान साहब के पास होंगी, अगर नहीं है तो मुझे आप बता दें, ये मैं फिर रीसेंड कर दूंगी। ओके, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम। ओके, अल्लाह हाफिज। मैडम, ये जो आपका अभी लेक्चर मुकम्मल हुआ, इसमें ऑलरेडी आपने ये पावर पॉइंट स्लाइड शेयर की थी, मैंने फॉरवर्ड कर दी थी सीआर को।
क्या चीज? जो आपने अभी लेक्चर डिलीवर किया है, ये आपने प्रीवियस टॉपिक थोड़े से डिस्कस किए हैं ना, जो पावर पॉइंट स्लाइड्स में रहते थे। जी जी, इसमें ना पिछली दफा